जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, हम लोगों ने अभी तक जो देखा है फिजिक्स में तीन क्लास हम लोगों ने देख रखा है। आज चौथा क्लास है फिजिक्स का, या शायद पांचवा क्लास है। पिछले क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे और बोला था कि आप इसको बना करके हमको बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग बनाए होंगे। नहीं बनाए होंगे तो ये आपकी समस्या है, ठीक है। पढ़ना है तो मन से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो बिना मतलब का लगे रहने से तो कुछ होता जाता है नहीं। आप बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या था। मतलब कि मैं बोलता हूं बार बार कि आप लोग लाइव क्लास में जुड़िए, लाइव क्लास में नहीं जुड़िएगा तो दिक्कत तो होगी, ठीक है। बल जो है, बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक भैया होता है न्यूटन, ठीक है। यानी सूची ए में पहला का 4 हो जाएगा, पहला का 4। अब देखिए, कहीं जाने की बाकी खोजने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं भी याद होगा तो भी इसका आंसर सही होगा, क्योंकि पहला का 4 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका त्वरण का हो जाएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। कार्य का होगा आपका जूल और आवेग का न्यूटन पर सेकेंड आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? हालांकि ध्यान रखिएगा, आवेग जो है, आवेग इसका होता क्या है? तो आवेग का भैया होता है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या दिया है? यहां पे दिया है न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर सेकेंड दिया है, न्यूटन पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जो मात्रक होता है ऐसे ही मात्रक तो ये हुआ, ये उसका ऐसा ही मात्रक नहीं हुआ, ये बनाया गया मात्रक है। तो अब इसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आप सबको पता है कि न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पहले से यहां पर दिया है बटा में क्या? सेकेंड, ठीक है। पहले से ऑलरेडी बटा में सेकेंड दिया हुआ है। अब हमको जो है कन्वर्ट करना है इसको इसमें। अब ध्यान से देखिए, तो एगो एस से एगो एस तो आपका कट जाएगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो वाली यही वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप फाइंड कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, देखिए क्या कह रहा है। एक और प्रश्न था, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा, इससे हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। यानी पहला का 2 हो जाएगा, पहला का 2 यहां भी दिया है, यहां भी दिया, इन दोनों में नहीं दिया, यानी कि बी और डी ऑप्शन तो ऐसा ही गलत हो गया। अब आपको सोचना है पहला और दूसरा में। उसके बाद है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसके द्वारा हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं। तो यहां रक्तचाप, यहां है सॉरी, रक्तचाप मापते हैं। तो ये आपका जो है रक्तचाप हो गया। क्लियर है? यानी कि इसका हो गया 4 यहां भी दिया हुआ है। अब बोलोमीटर, बोलोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? तो याद रखिएगा, बोलोमीटर के द्वारा विकिरण ऊर्जा को मापा जाता है, ठीक है। और पायरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को मापते हैं। ध्यान रखिएगा, पायरोमीटर में ही एक होता है पायर हेलियोमीटर, ठीक है, पायर हेलियोमीटर। तो पायर हेलियोमीटर के द्वारा सूर्य के तापमान को मापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा उच्च तापमान को, और बोलोमीटर के द्वारा विकिरण ऊर्जा को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? यानी कि आपका जो है बोलोमीटर का 1 हो जाएगा, मतलब तीसरा का 1 हो जाएगा। देखिए तीसरा का 1 यहां दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहां आप समझ गए होंगे। ये जो था आपका पिछला क्वेश्चन दिया गया था बना के आने के लिए। अब हम लोग आगे चैप्टर में एंट्री करते हैं। अगला हेडिंग आप लिखिए गति और बल। यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह मोशन एंड फोर्स को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। समान तौर पे डिफिनेशन दिया हुआ है, इसको आप लिखते चलिएगा। जहां समझाने वाली चीजें होंगी वहां मैं समझाऊंगा। एग्जाम में हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें डिफिनेशन का से कोई लेना देना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन एक बार आइडिया रहे तो ज्यादा बेहतर आप कर सकते हैं। गति का डिफिनेशन क्या होता है कि यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे वस्तु को गति की अवस्था कहा जाता है। यानी समय परिवर्तन के साथ अगर कोई अपनी अवस्था में परिवर्तन करे, समय परिवर्तन के साथ अगर कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी किसी वस्तु को देखना हो कि गति में है या नहीं है तो किसी के कंपैरिजन में देखेंगे, सीधा सीधा उसको हम देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी जो है यह गतिमान है, और गतिमान ही नहीं काफी तेजी के साथ घूम रही है, लेकिन हम लोग पृथ्वी को घूमता हुआ मानते हैं क्या? नहीं। पृथ्वी को घूमता हुआ कब मानेंगे? चंद्रमा के रेस्पेक्ट में, सूर्य के रेस्पेक्ट में मानना होगा, तब पृथ्वी गति में है। हमारी अपेक्षा तो पृथ्वी रुकी हुई है,
ठीक है। इसी के कारण गति में हमेशा दो वस्तुओं का कंपेयर होता है, और यही चीज यहां लिखा गया है, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष अपनी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह गति में कहा जाएगा। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहां खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, कुछ समय के बाद जो है हमारी डायरेक्शन यहां हो गई, इसका मतलब है कि मैं इस बोर्ड की अपेक्षा, आपके कैमरे की अपेक्षा क्या हूं, गति में हूं, क्योंकि समय के साथ मेरी अवस्था में, स्थिति में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है। क्लियर है। इसी में आपको अगर हम गति की बात करें तो बहुत सारे प्रकार के गति होते हैं। एक तो दुर्गति भी होता है, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो आपके भी जीवन में एक गति आएगा जिसको दुर्गति कहेंगे, नौकरी लग गई तब तो बेहतर हो गया। पहला सरल रेखीय गति, यूनिफॉर्म मोशन, यानी किसी सीधी रेखा पर कोई वस्तु चल रही है तो इसी गति को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। अगला है वक्रीय गति, एंगुलर मोशन, अगर कोई वस्तु जो है एंगल बनाते हुए गति कर रहा है तो उसको एंगुलर मोशन कहते हैं। वृत्तीय गति, कोई वस्तु अगर किसी बिंदु के सापेक्ष, कोई वस्तु किसी बिंदु के किसी वस्तु के सापेक्ष गोल गोल घूम रहा है तो उसको, उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। और कंपन या दोलनी गति, ऑक्सिलेटरी मोशन इसको कहा जाता है, ये आपको कंपन गति है। या फिर कोई एक वस्तु है जो किसी एक साम्य अवस्था से इधर और इधर लगातार मूव कर रहा है तो इस गति को भी हम लोग क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं या दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले की जो गति होती है वह कंपन गति का उदाहरण झूले की गति है। क्लियर है। विराम, रेस्ट में किसको कहेंगे, रेस्ट, नॉट रेस्ट इन पीस। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कोई डेथ कर जाता है तो उसमें को लिखा गया होता है कमेंट में रिप, RIP, रिप का फुल फॉर्म होता है रेस्ट इन पीस। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से शांति में चला जाना। विराम, कोई वस्तु विराम में कब कहा जाएगा, तो इसको भी सेम कंडीशन में देखेंगे। जैसे हमारी अपेक्षा पृथ्वी विराम अवस्था में है, ठीक है, मेरी अपेक्षा यह बोर्ड विराम अवस्था में है, यानी सब किसी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अगर दूसरी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह वस्तु विराम की अवस्था में कहा जाएगा। जैसे बोर्ड की अपेक्षा मैं गति में हूं, लेकिन मेरी अपेक्षा बोर्ड जो है वह विराम की अवस्था में है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। वही डिफिनेशन लिखा गया है, आपको मन हो तो लिख लीजिएगा, और लिख ही लीजिएगा, एक बढ़िया सा नोट्स बनाइए ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। अगला यहां पर दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। दूरी किसको कहेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि कोई वस्तु जो है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ट्रेवल करती है तो बहुत सारे तरीकों से ये क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, इसको दूरी कहेंगे। लेकिन अगर विस्थापन की बात हुई तो किसी वस्तु के द्वारा तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है उसको विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसको कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी वह विस्थापन कहलाएगी। क्लियर है। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो पॉइंट A से चलना शुरू करता है और B होते हुए C तक आता है। उसने जो ट्रेवल किया है वह कितना ट्रेवल किया है, 5 मीटर की दूरी तय की है। उसके बाद उसने जो है आपका कितना मीटर, 12 मीटर की दूरी तय की और पहुंचा कहां पे, C पर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया बताइए कि दूरी क्या हो जाएगा, तो क्या कीजिएगा, 12 5 17 मीटर जो है वो दूरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे जब पूछा जाए कि भैया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो याद रखिएगा दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब एक बात बताइए कि न्यूनतम दूरी इन दोनों बिंदुओं की, हमको A से C तक आना है तो ये न्यूनतम दूरी हो जाएगी। और ये जब न्यूनतम दूरी है, ये आपका क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। यानी कि हाइपोटेनस जब आप निकालेंगे तो हाइपोटेनस बराबर होता है रूट अंडर आपका 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी रूट अंडर 169। अब ये मैथ है, आप कर लीजिएगा, बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 13, यानी विस्थापन जो हो गया वह 13 मीटर हो गया। क्लियर है आपका। चलिए, उसी तरह से एक सवाल है जो आप बना करके हमको कमेंट करेंगे। ठीक है, एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, A से चलना शुरू करता है और B पर आता है, B से फिर C पर आता है। इस दौरान उसने 10 मीटर की दूरी तय की, इस दौरान उसने 5 मीटर की दूरी तय की। फिर वो जो है D पर आता है, इसके दौरान उसने 3 मीटर की दूरी तय की। इसके बाद फिर वो
आता है आपको कहां पे, ई पर, और इस दौरान उसने जो है 4 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। फिर आता है आपको कहां पर, तो फिर आ जाता है आपको एफ पर, और इस दौरान वह जो है कितने मीटर की दूरी तय करता है, तो ध्यान रखिएगा 3 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। और फिर वह आता है सामने की तरफ, और इस दौरान वह 2 मीटर की दूरी तय करता है। तो आपको बताना ही है, कमेंट करके आप हमको बताइएगा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताएंगे। अब आइए दूरी में लिखना है, दूरी लिखिए और दूरी में ही लिखना है आपको। दूरी किसी भी वस्तु के द्वारा दो बिंदुओं के बीच तय की गई लंबाई होती है, ठीक है। दूरी में ही लिखना है। दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, उसी में लिखना है दूरी समय के साथ केवल धनात्मक होती है, यानी दूरी जो है ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती, समय के साथ हमेशा क्या रहेगी, वो धनात्मक रहेगी। अगला है विस्थापन। विस्थापन देखिए, किसी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, उसी में लिखना है विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन एक सदिश राशि होती है जो समय के साथ धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकती है। जो समय के साथ धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकती है। जैसे कोई वस्तु है, यहां से चलनी शुरू की और घूम करके फिर यहीं पर आ गई, ठीक है। मान लेते कि टोटल लंबाई जो है ये आपका 30 मीटर है, तो याद रखिएगा दूरी जो होगा वह क्या हो जाएगा, 30 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो भैया जहां से चला था वहीं पर आ गया, तो विस्थापन जो होगा वह 0 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा कि दूरी और विस्थापन जो है इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला है चाल। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। डिफिनीशन है ये, इकाई समय में, ध्यान रखिएगा इकाई समय यानी समय चल जाएगा नीचे, समय, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इसका मात्रक आप लिखिए, दूरी को मीटर में मापते हैं और समय को किसमें, सेकंड में, यानी कि इसका मात्रक मीटर पर सेकंड हो गया। आपने पीछे पढ़ रखा है, मैंने मात्रक निकालना सिखाया था दूसरे क्लास में। उसी तरह से वेग, वेग क्या कहता है, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन। ध्यान रखिएगा, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, इसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, तो भैया विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब याद रखिए चाल जो है यह अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है जो समय के साथ हमेशा धनात्मक रहेगी। ध्यान रखिएगा चाल समय के साथ हमेशा धनात्मक रहती है। विस्थापन वेग जो है यह एक सदिश राशि है। कैसा है, सदिश, सदिश राशि है जो समय के साथ धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकती है। लिखना है इसमें, वेग सदिश राशि है जो समय के साथ धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकती है। अगला है औसत वेग। औसत का मतलब क्या हो गया, औसत का मतलब कुल विस्थापन बटा कुल समय नहीं। औसत का मतलब क्या होता है, टोटल बटा नंबर ऑफ टोटल, टोटल बटा नंबर ऑफ टोटल। किसी जगह की जनसंख्या जो है उसमें जो है 15 पुरुष 20 महिलाएं हैं, तो वहां की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 2 अंक है 15 और 20, तो 15 + 20/2, ठीक है। पुरुष, बच्चे और महिलाएं हैं तो 3 लोग हो गए, तो बटा 3, तीनों को जोड़ के बटा 3,
ठीक है। तो औसत वेग का मतलब वही हुआ, वेग जो होता है वेलोसिटी, ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया कि कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, इसको बोलते हैं औसत वेग। ये औसत वेग जो होगा ये भी सदिश राशि होगा। भैया जब वेग ही सदिश राशि है तो ये अदिश कैसे होगा। अगला है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करना, आपने सुना होगा कि खुद को एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेट करो मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाओ। आप देखते होंगे जब भी कभी बाइक हो गया, साइकिल हो गया, चलाना आप शुरू करते हैं तो आप जीरो से शुरू करते हैं, आपकी वस्तु विरामावस्था में होती है, यानी रेस्ट में होती है, मतलब वेलोसिटी जीरो होती है, जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन आप जैसे ही बाइक साइकिल चलाना शुरू करते हैं धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे आपकी स्पीड काहे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन के कारण। आप एक्सेलरेट कर रहे हैं गाड़ी को, 10 की, 20 की, 30, 40, 50, 60 की स्पीड में आप गाड़ी चलाने लगे, ठीक है। तो समय के साथ अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय के साथ क्या कहिए, समयांतराल। समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन को छोटा ए से डिनोट किया जाए और समय को टी से डिनोट किया जाए तो हो जाएगा ए बराबर भी माइनस यू, यानी कि यह फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का। क्लियर है। अब इसके मात्रक की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, वेग में परिवर्तन, मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है वह 10 मीटर पर सेकेंड के वेग में है, उसकी प्रारंभिक गति जो थी 2 मीटर पर सेकेंड थी। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कि इसका जो है वेग परिवर्तन क्या हो गया, तो आप क्या करेंगे 10 माइनस 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए इसका जो मात्रक है, इसमें जो यहां था जो यहां था वही यहां रह गया, यानी मात्रक में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। यानी वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड बटा देंगे टी है, टी का क्या होता है, सेकेंड होता है। यानी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे नहीं कुछ है 1, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब मीटर गुने 1 बटा सेकेंड गुने सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। यही ना होता है एक्सेलरेशन का मात्रक, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका जब वीमा लिखना हो, वीमा, तो वीमा कैसे लिखा जाएगा, एम, मीटर के लिए एम और सेकेंड के लिए टी। सॉरी गलती लिख रहे हैं हम, आपका एम है, एम किसके लिए है, मीटर, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए एल इस्तेमाल होता है, सेकेंड के लिए टी इस्तेमाल होता है। एल का पावर कुछ नहीं है, टी का पावर -2 है तो -2 देंगे, इसका वीमा लिखा गया। समझ में आया। एक्सेलरेशन यानी समय के साथ आपके गति में हो रहे परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। एक्सेलरेशन क्या होगा, त्वरण आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जब समय के साथ आपकी गति बढ़ रही है, आपका वेग बढ़ रहा है, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो आप धनात्मक त्वरण में हैं। जब समय के साथ आपकी वेलोसिटी घट रही है तो आप ऋणात्मक त्वरण में हैं। उसी ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, डी एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगला है आपका बल, फोर्स, जानते ही होंगे बल, फोर्स। इसका परिभाषा जो है न्यूटन भाई साहब के द्वारा दिया गया था। उनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, 1687 में प्रकाशित हुई थी। उसी में न्यूटन के गति के नियम के बारे में हमको बल के बारे में डिफिनेशन मिलता है। बल किसको कहते हैं, मैं डिफिनेशन जो बोल रहा हूं उसको लिखते चलिएगा, क्योंकि जब लिखिएगा तो आपको मात्रक वगैरह बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान से सुनिए, लिखिए। वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था और आकृति को बदलती है या बदलने का प्रयत्न करती है। मैंने क्या बोला, वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था बदलती है या बदलने का प्रयत्न करती है, उसकी आकृति बदलती है या बदलने का प्रयत्न करती है, उसे बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर दीवार को धक्का दूं तो दीवार को धक्का मैं दे रहा हूं लेकिन उसकी आकृति बदल नहीं रही है, उसका स्थान नहीं बदल रहा है, वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन प्रयास हो रहा है, तो यह बल कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब भी बल होता है
वह बल अवस्था में परिवर्तन करे या ना करे, आकृति में परिवर्तन जरूर करता है। जैसे बैलून है, उसको मैं दोनों तरफ से दबाएंगे और दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, यानी उसकी आकृति बदल गई। अवस्था तो जैसा था वैसा है, लेकिन आकृति उसकी बदल गई। बात समझ में आया? तो बल का डिफिनेशन क्या है कि वैसा वह बाहरी कारक जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था या आकृति को बदलता है या अवस्था और आकृति को बदलने का प्रयत्न करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग बल। ठीक है, बल यानी कि फोर्स बराबर होता है मास, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये कहां से आया। अगर हम मात्रक लिखें तो मात्रक क्या हो जाता है, द्रव्यमान का होता है केजी। आपने पीछे पर रखा है मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक केजी। त्वरण का अभी आपने पीछे लिखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और याद रखिए, चूंकि इसकी परिभाषा किसने दी थी, तो अभी हमने बताया न्यूटन ने, तो उन्हीं के सम्मान में इसी को कह दिया गया है न्यूटन, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन। न्यूटन की परिभाषा क्लियर है? उतार लीजिए इसको। देखिए वीडियो को पॉज कर करके, जब आप लोग लाइव नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिखिएगा जहां पे लिखने की जरूरत पड़ेगी। अब हम बल की बात करें तो बल बहुत प्रकार का होता है। ऐसा नहीं कि बस बल का डिफिनेशन दे दिए बल खत्म हो गए। बल बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे आपने देखा संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स, घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स और स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सामान्य तौर पर ये जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों को हम लोग जान लेते हैं। संतुलित बल का मतलब क्या होता है? अभी आपने बल का परिभाषा सुना है। क्या सुना है बल का परिभाषा? कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था बदलती है या बदलने का प्रयत्न करती है ना। तो जब वह भौतिक कारक जब किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदलने का प्रयत्न करती है, मतलब संतुलित बल है। ठीक है, जैसे आप गौर से देखें, मेरा ये हाथ है, ये दूसरा हाथ है, मैंने दोनों को एक पास रखा और दोनों तरफ से फोर्स लगाया, दोनों तरफ से। अब देखिए मेरा हाथ जहां का तहां है, यानी मेरी अवस्था परिवर्तित नहीं हो रही है। इसी को संतुलित बल कहते हैं। मैं दीवार के पास फोर्स लगा रहा हूं, दीवार वहीं का वहीं है, संतुलित बल है। यानी कि जब वैसा बल जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता, उसको संतुलित बल कहते हैं। लेकिन संतुलित बल जो है वह आकृति में परिवर्तन जरूर करता है। ये याद रखिएगा, डिफिनीशन है, आप लिख लेंगे। क्लियर है? संतुलित बल आकृति में परिवर्तन संभव है, आकृति में परिवर्तन करता है, लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता। अगला है असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स। वैसा बल जो किसी वस्तु की आकृति अवस्था में परिवर्तन कर दे। ठीक है, मैंने फोर्स लगाया और इसने ज्यादा फोर्स लगा दी, इसने कम फोर्स लगाया, धक्का देके हटा दिया, यानी कि अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो उसको बोलते हैं संतुलित बल। संतुलित बल जो है, असंतुलित बल जो है वह अवस्था और आकृति दोनों में परिवर्तन करता है। क्लियर है? असंतुलित बल यानी किसी एक का फोर्स कम होगा, दूसरे का ज्यादा होगा, तो उसी अवस्था में जो बल लगेगा दोनों के बीच में, उसी को असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल की सबसे खास बात यह होती है कि यह अवस्था और आकृति दोनों में परिवर्तन करता है, लेकिन संतुलित बल जो है वह अवस्था में परिवर्तन नहीं कर पाता, केवल आकृति में परिवर्तन करता है। क्लियर है? चलिए आप इसको लिख लेंगे। यहां जो नोट्स लिखा गया उन सबको लिखते चलना है, जो मैं बोल रहा हूं उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको लिखते चलना है। ठीक है, अगला है आपका जड़त्व, इनर्शिया। क्या होता है ये इनर्शिया, जड़त्व? तो देखिए इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं सब अपने किसी न किसी कंडीशन में है प्रेजेंट टाइम में, और हमेशा उस कंडीशन को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे आप भी हैं, आप भी पढ़ना नहीं चाहते, दूर सोने का टाइम है, सोने दीजिए सर, 1:30 बजे आपका वीडियो आता है सर, 1:30 बजे कौन सा पढ़ने का टाइम होता है, सोने दीजिए सर, बाद में देख लेंगे। यानी हम जो है या इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं सब अपनी जिन अवस्था में उसी अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं, इसी को इनर्शिया कहा जाता है। यानी कोई वस्तु अगर एक समान गति से गतिमान है या फिर कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो वह अपने उस अवस्था को बनाए रखती है या बनाए रखने का प्रयत्न करती है, जिसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं।
क्लियर है। सामान्य तौर पे इनर्सिया यानी जड़त्व जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका विराम जड़त्व और दूसरा होता है गति जड़त्व। ठीक है, मैंने जो डिफिनेशन दिया कि कोई भी वस्तु अपने विरामावस्था में है और अपने उस अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यह विराम जड़त्व का उदाहरण है। कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है और अपने उस अवस्था को बनाए रखना चाहती है, यह गति जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, जैसे आप जब किसी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन आपकी चल रही है, आप उसमें बैठे हैं, आप भी गतिमान हैं। ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकी, आप जो है सो आगे की तरफ क्या हो गए, सॉरी पीछे की तरफ क्या हो गए, लुढ़क गए। या फिर आप खड़े हैं उतरने के लिए, ट्रेन रुकी, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे वाला धक्का दे, सीधा खड़ा रहो। ये क्या है, ये आपका गति जड़त्व था। विराम जड़त्व उल्टा बता दिया मैंने शायद। गाड़ी रुकी और आप गति में रह गए। जब गाड़ी रुकती है तो आप आगे की तरफ झुकते हैं, आगे की तरफ, इसको बोलते हैं गति जड़त्व। ठीक है, गति जड़त्व का मतलब क्या है कि जब आप ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन चल रही है, आप भी जो है उसके साथ चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन जैसे ही रुकी, अचानक से आप अपने सीट को छोड़ के आगे वाले सीट पे चले जाते। कोई चाची होगी, देगी, दो हाथ खींच के बैठा था कि ना स्थिर से, क्योंकि सामने जो चाची है वो तो दीवार पे रुक गई ना, आपके सामने दीवार था नहीं, तो आप चले गए चाची के ऊपर। भौजी होगी तो बहुत मार मारेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, ये था आपका गति जड़त्व, विराम जड़त्व। जैसे आप कभी ऐसा हुआ होगा कि आप जो है बाइक पे बैठे और आप पीछे आपका दोस्त बैठा और आपने बाइक स्टार्ट किया कि वो बाइक रुक गया, बस आपका दोस्त पीछे गया, पूरा नीचे और फिर ऊपर आया। ऐसा क्यों हुआ, ये विराम जड़त्व के कारण हुआ। आप जो है गति में आ गए, लेकिन पीछे बैठा हुआ बंदा जो विराम में ही था बस चला गया पीछे की तरफ। बात समझ में आया, तो ये विराम जड़त्व के कारण। जैसे घोड़ा पे आप बैठे हैं और घोड़ा अचानक से चलता है, आप पीछे की तरफ गिरते हैं, विराम जड़त्व के कारण। घोड़ा चल रहा है, घोड़ा अचानक से रुक जाता है, आप आगे की तरफ गिरते हैं, ये गति जड़त्व के कारण। क्लियर है। जैसे ठंडा खत्म होता है तो हम लोग जो कंबल रजाई ओढ़ते हैं उसमें बड़ा गंदा गर्दा घुस गया होता है, तो बाबूजी क्या कहते हैं, पकड़ बाबू, इधर से पकड़ते हैं, दे लाठी दे लाठी। अब क्या हो रहा है, तो हम लाठी मार रहे हैं, तो लाठी मारे तो उसमें जो गर्दा है आराम से सोया हुआ है, वो आपका जो कंबल है वो चला गया बगल में, गर्दा तो कंबल नहीं, यहाँ पे गर्दा नीचे गिर गया। ठीक है, आप कपड़ा जब धोते हैं तो कपड़ा को ऐसे क्या करते हैं, झाड़ते हैं, उसमें से पानी निकलता है। क्या हुआ, ये जो पानी था वो सब कपड़ा के अंदर आराम से सोया हुआ था, आपने कपड़ा को झाड़ दिया, यानी कपड़ा को गति में ला दिया, बेचारा सुतले रह गया, गिर गया बाहर। बात समझ में आया। ये आपका क्या था, ये विराम जड़त्व का उदाहरण था, पानी का गिरना। आपका गर्दा का झड़ना विराम जड़त्व का उदाहरण था। क्लियर है। चलिए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा जो है सो कमेंट किया कीजिए कि समझ में आ रहा है। अगला हेडिंग है आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल के क्लास में इसको स्टडी किया जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का, क्योंकि बड़ा सा चैप्टर है, बढ़िया सा चैप्टर है। मिलते हैं हम लोग कल फिर इस चैनल पर, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।